ऐसा क्यों है जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो बस 543 सीटों पर ही क्यों होते हैं, जबकि हमारी लोकसभा में 545 सीटें मौजूद है। फिर उन 2 सीटों का क्या होता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उन 2 सीटों पर किन लोगों को चुना जाता है और उन 2 सीटों पर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी पार्लियामेंट 2 हाउसेस में डिवाइड है। पहला अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं, दूसरा लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं। हमारी लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं, जो मैक्सिमम 550 सीटें तक हो सकती है। लेकिन जो हमारा पूरा देश है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्शन होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि 28 राज्यों से हमारे 524 एमपी चुने जाते हैं और 19 एमपीज हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। यदि मैं 543 सीटों को डिवाइड करूं कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी में 412 सीटें हैं और रिजर्व कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के पास 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के पास सिर्फ 47 सीटें हैं। यदि हम इन तीनों को मिला दे तो ये 543 सीटें बैठती है और बाकी की 2 बची हुई सीटों पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जब उनका रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा में बहुत ही कम होता है, ना कि बराबर होता है। और जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का नाम है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो आइए जानते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में। इसे जानने से पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जानना जरूरी है। पहला आर्टिकल 331, आर्टिकल 334 और आर्टिकल 366। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 331 को। आर्टिकल 331 जो बताता है हमें हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 एंग्लो इंडियन के मेंबर को नॉमिनेट करेगी हमारी लोकसभा में जब उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर ना हो। और आर्टिकल 334 जिसमें लोकसभा में रिजर्वेशन सीट SC ST के लिए और नॉमिनेशन एंग्लो इंडियंस के लिए दिया गया है। और आर्टिकल 366 डेफिनेशन बताता है कि एंग्लो इंडियंस होते कौन है। और आर्टिकल 366 के अनुसार एंग्लो इंडियंस वो लोग होते हैं जो यूरोपियन डिसेंट के होते हैं और रहते हैं इंडियन बाउंड्री के अंदर, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और एंग्लो इंडियन की 2 नॉमिनेटेड सीट को 2020 में हटा दिया गया था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 126वें अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत SC ST के रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को हटा दिया गया, जिसका कारण हमें हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एंग्लो इंडियंस की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण हमें एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन को हटाना पड़ा। बैरी ओब्रायन जो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि ये स्टेप लेने से पहले कम से कम किसी मेंबर या लीडर से तो बात कर लेते एंग्लो इंडियंस के, उनसे कम से कम आपको कंसल्ट करना चाहिए था। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो काफी डिस्प्यूटेड है। इसका मतलब उसका कोई भी फिक्स डेटा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग उसकी पॉपुलेशन संख्या बताते हैं, जिसकी बात हम आगे वीडियो में भी करेंगे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में भर भर के सोल्जर्स की नियुक्ति की और उनको भर भर के एम्प्लॉयमेंट दी। यदि मैं एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहा हूँ तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उन्होंने इंडियन लोगों, भारतीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी थी जो लोग इंग्लैंड से आते थे और जो लोग इंग्लैंड से आते थे उनको भर भर के एम्प्लॉयमेंट दी। और जो वो सोल्जर आते थे वो आते थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो अफ्रीका के साउथ में है, जिसका रास्ता वास्को डी गामा ने 1498 में खोजा था भारत के लिए। जो सोल्जर इंग्लैंड से आते थे वो ज्यादातर बैचलर यानी कि अनमैरिड होते थे और जब वो शादी करने के लिए जाते तो उन्हें इंडिया में कोई भी इंग्लिश वुमेन नहीं मिलती, जिसका एक कारण था कि इंग्लिश वुमेन को इंडिया लाना काफी कॉस्टली भी था और दूसरा कि वो खुद भी इंडिया नहीं आना चाहती थी। और इस टाइम पे सिर्फ सोल्जर्स के पास एक ऑप्शन ये बचता था कि जो बाकी की यूरोपियन कॉलोनी है जैसे कि पोर्तुगीज और फ्रेंच कॉलोनी जिसकी सेटलमेंट इंडिया में थी, पोर्तुगीज की सेटलमेंट गोवा में थी और फ्रेंच की सेटलमेंट पौंडुचेरी में थी, उनकी महिलाओं से शादी किया जाए।
लेकिन ऐसा करना ब्रिटिश ऑफिसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियनिटी के प्रोटेस्टेंट सेक्ट के थे और पोर्तुगीज और फ्रेंच जो थे वो कैथोलिक सेक्ट के थे, क्रिश्चियनिटी के। और उस टाइम पे इन दोनों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में काफी लड़ाई चल रही थी। और क्रिश्चियनिटी के दो मेन सेक्ट है, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स की संख्या है वो करीब करीब 50% है और प्रोटेस्टेंट की संख्या करीब करीब 40% है। और उस टाइम पे इन दोनों सेक्ट्स में काफी लड़ाई चल रही थी, इसलिए ब्रिटिश सोल्जर्स का फ्रेंच और पोर्तुगीज की महिलाओं से शादी करना ब्रिटिश ऑफिसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश सोल्जर्स लोकल भारतीय महिलाओं से शादी करने लग गए, जिसके लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हाँ कर दी कि तुम ये कर सकते हो। जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने लोकल भारतीय महिलाओं से शादी करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को इससे कोई भी परेशानी नहीं थी। और इसे बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक पॉलिसी भी लाई, जिस पॉलिसी में जो भी ब्रिटिश सोल्जर इंडियन लोकल वुमेन से शादी करेगा उसे 5 रुपए दिए जाएंगे। और फिर जब ब्रिटिश मैन और इंडियन वुमेन के जो बच्चे होते थे उन्हें मिक्स्ड रेस यानी कि यूरेशियन कहा जाता था। यूरेशियन का मतलब यूरोपियन प्लस में एशियन, जिनको बाद में एंग्लो इंडियन के नाम से जाने लगा। पहले तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एंग्लो इंडियंस को काफी सपोर्ट किया हर चीज में, लेकिन जब एंग्लो इंडियंस की जनसंख्या काफी बढ़ने लगी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को डर सताने लगा कि एंग्लो इंडियंस हम पर ही भारी ना पड़ जाए। इसके लिए उन्होंने एंग्लो इंडियंस के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें एंग्लो इंडियंस आर्मी से निकाल दिया, नेवी से निकाल दिया और उनके साथ भारी संख्या में डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए। जिसके लिए और 1821 में एक कलकत्ता के प्रोमिनेंट यूरेशियन ने ईस्ट इंडियन कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने एक पेटिशन लिखी कि कैसे एंग्लो इंडियंस के साथ इंडिया में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और इसका रिजल्ट ये हुआ 1833 में एंग्लो इंडियंस को दोबारा से गवर्नमेंट में जॉब मिलने लगी। और जब 1869 में सुएज कनाल पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गई तब ब्रिटिश वुमेन इंडिया में भर भर के आने लगी। फिर जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे वो ब्रिटिश वुमेन से शादी करते थे, इंडिया की लोकल महिलाओं से शादी करना बंद कर दिया। 1857 की रिवोल्ट के बाद जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें ब्रिटिशर्स ने भी नकार दिया और जो इंडियन थे उन्होंने भी नकार दिया। और फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटागो कैम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एंग्लो इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेटिव बॉडी में एक सीट दी गई। और उसके बाद एंग्लो इंडियंस से ही शादी करने लग गए और अपने कल्चर्स को काफी बढ़ाने लग गए। और फिर 1926 में ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन को बनाया गया सर हेनरी गिडनी के द्वारा एंग्लो इंडियंस लोगों के लिए। और पहली बार एंग्लो इंडियन शब्द का इस्तेमाल वॉरेन हेस्टिंग ने किया, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियन के फ्रैंक एंथनी ने काफी अहम रोल निभाया था, जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियन लोगों के लिए बात करी थी, उनके इंटरेस्ट के लिए बात करी थी। और फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक इम्पोर्टेंट फिगर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा भी थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से। और जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो रिलीजियसली क्रिश्चियन होते हैं, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में देखा। और जो उनकी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। और यदि बात करें हम उनकी पॉपुलेशन की, तो उनकी पॉपुलेशन काफी डिस्प्यूटेड है। यदि हम बात करें 2011 की सेंसस के अनुसार, जिसमें उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 296 है, लेकिन यदि आज की बात करें तो उनकी जो पॉपुलेशन है करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच है। लेकिन जो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के मुताबिक उनकी जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 3 लाख से 4 लाख के बीच है। इसलिए जो एंग्लो इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो काफी डिस्प्यूटेड है, जिसका कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है अवेलेबल। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को भी अपोज किया था। तब जो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के वो थे फ्रैंक एंथनी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हिस्सा थे। और यदि मैं बात करूं एंग्लो इंडियन के फेमस पर्सनालिटीज के बारे में, जो है जिसमें सबसे पहला नाम आता है रोजर बिन्नी का, जो हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर भी है और हमारे बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट भी है। बीसीसीआई एक इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। जो दूसरे सबसे फेमस एंग्लो इंडियन है वो है डेरेक ओब्रायन,
जो एक पॉलिटिशियन है जिसको राज्यसभा में टीएमसी के द्वारा भेजा गया था। टीएमसी ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और टीएमसी से उन्हें राज्यसभा में भेजा गया था। रस्किन बॉन्ड, जिसको बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि वो एक इंडियन राइटर है और जिन्होंने 500 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और नॉवेल्स लिखे हैं। और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एंग्लो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे एंग्लो इंडियंस की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पहले ब्रिटिश लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और बाद में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए, और फिर कैसे एक एंग्लो इंडियन भारत की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बन गई। और फिर हमने ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के बारे में जाना कि कैसे वो एंग्लो इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।